हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। आई एम शमी श्रीवास्तव और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी ये सीरीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। और जहां पे हमें आज के इस पर्टिकुलर सेशन में कवर अप करना है आपका इंडियन सिटीजनशिप। ठीक है, तो सिटीजनशिप क्या होती है, सिटीजनशिप कितनी तरह की होती है, सिटीजनशिप कैसे एक्वायर होती है, कैसे आप लूज कर जाते हो सिटीजनशिप, इसके बारे में हम आज के इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सो बिफोर आई स्टार्ट विद द सेशन आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि अगर आप किसी भी स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन की टारगेट कर रहे हैं तो आप हमारा नीति फाउंडेशन बैच चेकआउट कर सकते हैं, जहां पे आपकी जुडिशरी एग्जामिनेशन की कंप्रीहेंसिव तैयारी कराई जाती है। एट द सेम टाइम अगर आप वेरियस एपीयू की तैयारी कर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की एपीयू की, तो वी हैव अभियोजन फाउंडेशन बैच जो आप चेकआउट कर सकते हैं पीडब्ल्यू के ऐप में जाके। सारे ही कोर्सेज भी हैं हमारे पास, क्रैश कोर्स भी हैं, फाउंडेशन बैचेस भी हैं एपीओ के। एट द सेम टाइम देन वी हैव लीगल ड्राफ्टिंग का बैच, देन वी हैव एआईबी का बैच एंड वेरियस अदर बैचेस, जिससे आपके एग्जाम्स केटर कर सकते हो अगर आपने लॉ परस्यू किया है और अब आप एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हैं, एग्जाम देना चाहते हैं और कंप्रिहेंसिव तैयारी करना चाहते हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हैं पीडब्ल्यू का ऐप। जो ये सीरीज है इसके नोट्स भी आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलेंगे, तो इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक में क्लिक करोगे, आप इनरोल करोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हो सारे ही नोट्स, राइट। सो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हमारा बेसिक कंसर्न है कि भाई सिटीजनशिप क्या होती है। ठीक है, नाउ सिटीजनशिप और सिटीजनशिप के दो टाइप होते हैं कि सिटीजनशिप मतलब कि भाई मैं इस देश की नागरिक हूं। नागरिकता, नागरिकता को हम क्या कहते हैं, बेसिकली आपका सिटीजनशिप कहते हैं, राइट। तो मैं इस देश की सिटीजन हूं। अब मैं इस देश में रहती हूँ, सिटीजन होने के नाते मेरे पास कुछ राइट्स एंड लाइबिलिटीज हैं। ठीक है, सिटीजन होने के नाते मेरे पास कुछ प्रिविलेजेस हैं जो एक नॉन सिटीजन को नहीं मिलते। अगर हम बात करें कि हमारे देश में किस तरीके की सिटीजनशिप है, तो हमारे देश इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट फॉलो किया जाता है, यानी कि हमें सिर्फ पूरे देश में नागरिक कहलाने के लिए एक ही सिटीजनशिप लेनी, चाहे फिर आप मुंबई रहो, बिहार रहो, यूपी रहो, गुजरात रहो, आंध्र प्रदेश रहो या देश के किसी भी कोने में रहो, आपको बस एक ही सिंगल सिटीजनशिप लेनी होती है। डुअल सिटीजनशिप का हमारे यहाँ कंसेप्ट नहीं है, बट सिटीजनशिप दो तरीके की होती है, एक होती है आपकी सिंगल सिटीजनशिप, एक होती है आपकी डुअल सिटीजनशिप। अगर मैं बात करूं कि सिटीजनशिप क्या है, तो इट इज अ स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ सिटीजन ऑफ अ पर्टिकुलर सोशल, पॉलिटिकल और नेशनल कम्युनिटी की। भाई आप एक पर्टिकुलर सोशल, नेशनल और पॉलिटिकल कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, तो सिटीजन बेसिकली उस जगह का नेटिव होता है। ठीक है, एंड नेचुरलाइज पर्सन होता है उस नेशन का जिसके पास कुछ आपके जिस टेरिटरी से वो बिलोंग करता है उसको हम कहते हैं कि भाई इसका सिटीजन है। जैसे मैं इंडिया में पैदा हुई तो मैं इंडियन सिटीजन हूँ, तो सिटीजन इज लीगली रिकॉग्नाइज्ड एज पर द स्टैट्यूट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। तो यहाँ पे सिटीजनशिप या सिटीजन कैसे इसका रिकॉग्निशन होता है, तो इसका रिकॉग्निशन होता है स्टैट्यूट के हिसाब से, उसके लिए हमारे पास सिटीजनशिप एक्ट भी है, एंड देन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के हिसाब से भी। अब सिटीजन जो है वो इंटाइटल्ड होता है एंजॉय करने के लिए सारे लीगल और फंडामेंटल राइट्स और उसको प्रिविलेजेस जो भी प्रोवाइड किए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा या स्टेट द्वारा, उन सबको वो मस्त तरीके से एंजॉय करता है और उसके पास प्रिविलेजेस होते हैं बीइंग द सिटीजन ऑफ द कंट्री। सिटीजनशिप का जो ये आइडिया है, इट इज एन आइडिया जहां पे आप ये देखते हो कि भाई एक्सक्लूड कर रहे हैं नॉन सिटीजन्स को, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि सिटीजनशिप मेरे पास है तो मेरे पास ये राइट्स है, मेरे पास राइट करने का राइट है वोट करने का। बीइंग अ सिटीजन मैं जो है पॉलिटिकल अफेयर्स में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, बट बीइंग अ नॉन सिटीजन ऑफ कोर्स मैं राइट नहीं, मेरे पास राइट नहीं है वोट करने का और वेरियस अदर अदर तरीके के राइट्स नहीं है। तो जो आइडिया है आपका, दैट आइडिया ऑफ एक्सक्लूजन एज इट एक्सक्लूड्स, ये एक तरीके का एक्सक्लूजन का आइडिया है, क्योंकि सिटीजनशिप के आइडिया में हम बेसिकली एक्सक्लूड कर रहे हैं नॉन सिटीजन को।
अगर हम बात करें सिटीजनशिप, दो तरीके की होती है, एक होती है सिंगल सिटीजनशिप और डुअल सिटीजनशिप। अगर हम सिंगल सिटीजनशिप को जाने तो पर्सन जो रिसाइड करता है एक टेरिटरी में, कंट्री के एक टेरिटरी में, हैविंग अ सिंगल यूनिफॉर्म सिटीजनशिप एप्लीकेबल थ्रू आउट द कंट्री, यानी कि कोई भी आपके साथ भेदभाव नहीं होगा आपके डोमिसाइल के बेसिस पे, कि आप यूपी में रहते हैं तो आपको राजस्थान में भेदभाव फील या डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सिंगल सिटीजनशिप के कंसेप्ट में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है डोमिसाइल के बेसिस पे। इफ अ रेजिडेंट सिटीजन मूव्स फ्रॉम वन रीजन स्टेट टू अनदर, ठीक है, आप एक रीजन या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएं या दूसरे रीजन में जाएं, आपको किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को नहीं मिलेगा। आपके पास सिटीजनशिप है, अगर नागरिकता है एक स्टेट की, एक कंट्री की, तो आपको फिर पूरे देश भारत में कहीं पे भी आप ट्रैवल कर सकते हो, कहीं पे भी जाके रहने लग सकते हो, ठीक है, आपको कोई भी नहीं मना करेगा, आपको कोई रोकेगा नहीं। Now, all the citizens of the territory enjoy equal civil and political rights throughout the country. सिंगल सिटीजनशिप का मतलब है कि भाई जितने भी देश के नागरिक हैं इस टेरिटरी के अंदर, भारत के अंदर जितने भी नागरिक हैं, इन सबके पास इक्वल सिविल और पॉलिटिकल राइट्स हैं, चाहे ये कहीं पे भी रहें। पूरी कंट्री में, थ्रू आउट कंट्री, इनके पास इक्वल सिविल और पॉलिटिकल राइट्स हैं। इंडिया ने अडॉप्ट किया था जो ये सिंगल सिटीजनशिप का नोशन, ये बेसिकली हमने बोरो किया था आपके कैनेडियन मॉडल से, ठीक है। तो कनाडा वाज द कंट्री जिसने पहली बार ये सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट लाया था और सिंगल सिटीजनशिप को फॉलो किया था। तो उनको देखकर हमने भी उसको बोरो किया और हमने जो है कनाडा से बोरो किया इस फीचर को, और अपनी कंट्री की में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो हमने इनकॉर्पोरेट किया कि भाई हमारे देश में भी कहीं भी रहो, कुछ भी करो, कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी आओ, किसी से भी, किसी भी स्टेट से किसी भी स्टेट में मूव करो, किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करना पड़ेगा। एंड दिस हम जो है एक सिंगल सिटीजनशिप फॉलो करते हैं। अगर मैं बात करूं डुअल सिटीजनशिप की, तो पर्सन जो एक टेरिटरी में रहता है कंट्री के, वो बेसिकली अकॉर्ड करता है दो सिटीजनशिप, उसको दो सिटीजनशिप लेनी पड़ती है, दो सिटीजनशिप स्टेटस लेना पड़ता है, वन ऑफ द कंट्री एंड अनदर ऑफ द स्टेट रीजन ही रिसाइड्स। एक तो उसको कंट्री का लेना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया का मान लो, इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं कि एक तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप लेनी है, और एक आप यूपी में रहते हैं तो आपको यूपी की सिटीजनशिप लेनी है, उत्तर प्रदेश की, राइट। तो ये हो गया आपका डुअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट, कि एक तो आपने इंडिया में रह रहे हो आप, तो आपने कंट्री की ले ली, और जिस रीजन में, जिस स्टेट में आप रह रहे हो उसकी भी आपको जो है वो लेनी पड़ेगी सिटीजनशिप। Now there are distinct rights and obligations flowing from two separate set of citizenship status owing to individuals domicile। तो जो जिस जगह से आप रहने वाले हो, जिस जगह के आप रहने वाले हो, उसके हिसाब से आपको जो है अलग अलग राइट्स देखने को मिलते हैं। और क्योंकि ये डुअल सिटीजनशिप है तो आपके जो राइट्स हैं वो भी वैरी करते हैं डिपेंडिंग ऑन कि कौन से डोमिसाइल से आप बिलोंग करते हो। Now, the resident may be subjected to separate set of laws based on domicile or region। कि भाई आप इस इलाके से बिलोंग करते हो, इस रीजन से बिलोंग करते हो, इस डोमिसाइल के हो, यूपी डोमिसाइल से हो, तो आपके लिए एक सेपरेट लॉज बनेंगे, सेपरेट सेट ऑफ लॉज हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट रीजन और डिफरेंट डिफरेंट डोमिसाइल के बेसिस पे, राइट। नाउ ये जो डुअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है ना, ये बेसिकली एप्लीकेबल होता है फेडरल कंट्रीज में, लाइक यूएसए एंड स्विट्जरलैंड। तो वहां पे आपको देखने को मिलती है डुअल सिटीजनशिप। नाउ सिटीजनशिप जो है वो दो प्रिंसिपल पर रिवॉल्व करती है, जस्ट सॉइल और जस्ट सैंग्विनिस। जस्ट सॉइल बेसिकली कन्फर करता है सिटीजनशिप किसके बेसिस पे, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे, कि भाई जहां आप जन्मे हो, जहां आप पैदा हुए हो। तो इन द ईयर 2004 इंडिया ने इस जस्ट सॉइली की कंसेप्ट को अबॉलिश कर दिया, ठीक है। क्यों अबॉलिश कर दिया? इस डर से अबॉलिश कर दिया कि भैया मास इमिग्रेशन हो जाएगा बांग्लादेश से, ठीक है। नाउ इन द ईयर 2004 इंडिया अबॉलिश जस्ट सोली इन रिस्पॉन्स टू फियर द मैसिव इमिग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश, ठीक है। Sanguinis confers citizenship on the basis of recognition of ties, blood, descent, heritage और race, ठीक है। तो ये बेसिकली सिटीजनशिप कन्फर करता है इन सारे फैक्टर्स के बेसिस पे, दैट इज व्हाट इज जस्ट सैंग्विनिस, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि भाई रेजिडेंट टेरिटरी के किसको कहोगे आप,
तो इंडियन रेसिडेंट एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 कहता है कि अगर कोई पर्सन 6 महीने से रह रहा है, एक फाइनेंशियल ईयर के पहले 6 महीने से रह रहा है, तो वो पर्सन आपका इंडियन सिटीजन है। कहता है यहाँ पे इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से अ पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज, जो लगभग आपके 6 महीने हैं, ड्यूरिंग द प्रिसाइडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले फाइनेंशियल ईयर में 6 महीने रह के गया इंडिया में, तो वो पर्सन क्या है, आपका सिटीजन है, इंडियन सिटीजन है या इंडियन रेसिडेंट है। सिटीजन नहीं, इंडियन रेसिडेंट है, सॉरी, इंडियन रेसिडेंट उसको आप कहोगे। ठीक है, अब इसमें आपको अलग अलग टर्म्स देखने को मिलते हैं, लाइक एलियन, रिफ्यूजीज, इमाइग्रेंट्स, असाइलम सीकर्स, माइग्रेंट्स, सिटीजन्स। इन सब का मतलब क्या है, एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एलियंस की। तो पर्सन जो बिलोंग करता है किसी फॉरेन लैंड से, वो एलियन है। जो होस्ट कंट्री है, जैसे इंडिया होस्ट कंट्री है, उसका वो सिटीजन नहीं है, वो किसी और कंट्री का सिटीजन है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एलियन कहते हैं। रेसिडेंट एलियन बेसिकली वो होता है जो कोई वीजा या वर्क परमिट लेके आता है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन से आता है। तो अगर कोई दूसरे देश का पर्सन वर्क परमिट लेकर आएगा या फिर वीजा के माध्यम से आएगा, प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन करके आएगा, तो हम उसको रेसिडेंट एलियन कहेंगे। और रजिस्टर्ड एलियन जो होता है, ये आपका रजिस्टर्ड एलियन जो है वो एक तरीके का, इसको हम टेम्परेरी रेजिडेंट कहते हैं। इंडियन रेजिडेंट तो वो है जो टेरिटरी में 6 महीने रह ले, वो इंडियन रेजिडेंट है। ठीक है, अब ये टेम्परेरी रेजिडेंट वो है जो बेसिकली रजिस्टर्ड एलियन है दूसरी कंट्री का, बिलोंग दूसरी कंट्री से करता है, बट वो आया हुआ है होस्ट कंट्री में। ठीक है, एंड एलियन इज डिनाइड पॉलिटिकल राइट्स। अब एलियन को कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, लाइक वो वोट नहीं कर सकता, वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता, लड़ नहीं सकता, एंड ऑल्सो बार्ड फ्रॉम होल्डिंग प्रोमिनेंट गवर्नमेंट पोस्ट। और वो गवर्नमेंट ऑफिस को, जो प्रोमिनेंट गवर्नमेंट ऑफिस हैं आपके, उसको वो होल्ड भी नहीं कर सकता, वहां पे वो एज एन ऑफिसर सर्व भी नहीं कर सकता। तो ये कुछ आपकी लिमिटेशंस रहती हैं एलियन के रिस्पेक्ट में। अगर हम बात करें रिफ्यूजीज कौन है, तो जो लोगों को फोर्स किया गया, पीपल फोर्स टू लीव देयर कंट्री। भाई कुछ परिस्थितियां थी ऐसी कि लड़ाई हो रही थी, दंगे, लड़ाई मतलब वॉर हो रही थी, तो उस वॉर को स्केप करने के लिए कुछ लोगों को जो है फोर्स किया गया है कि वो अपनी कंट्री छोड़े, या फिर नेचुरल डिजास्टर हो गया जिसकी वजह से उन्होंने अपनी कंट्री छोड़ दी, तो वो पर्सन आपके रिफ्यूजीज कहलाते हैं। तो रिफ्यूजीज को रिकॉग्नाइज किया गया है अंडर 1951 जेनेवा कन्वेंशन में। ठीक है, ओइंग टू द फियर ऑफ बीइंग परसिक्यूटेड ऑन एथनिक और रिलीजियस being minority grounds like Tamils in Sri Lanka, Rohingyas, Muslim, Hindu, Sikh in Afghanistan, Pakistan and Hindus in Bangladesh। तो ये कुछ लोग हैं जो बेसिकली उन्होंने अपनी कंट्री छोड़ दी। ठीक है, दे वर फोर्स टू लीव देयर कंट्री, उनके ऊपर एक दबाव था, बिकॉज वॉर हो गया, वहां नेचुरल डिजास्टर हो गया, तो उनको बेसिकली रिफ्यूजीज कहा जाता है। इमाइग्रेंट्स कौन होते हैं? अब इमाइग्रेंट्स वो पर्सन है जो बेसिकली फॉरेन लैंड से रिलोकेट होते हैं किसी दूसरे कंट्री में, ड्राइवन बाय इकोनॉमिक फैक्टर्स इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज। कि भाई मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए मेरे देश में कोई बेटर अपॉर्चुनिटी है, तो मैं दूसरे देश जा रही हूँ। आपने बहुत सारे लोग सुने होंगे कि भाई इंडिया से बहुत लोग कनाडा जाते हैं, इंडिया से बहुत लोग यूएस जाते हैं। ठीक है, इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज, बेटर लाइफ स्टैंडर्ड्स, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनकी उस कंट्री में उनको लगता है बेहतरीन है, इंडिया से बहुत अच्छी है, तो लोग चले जाते हैं, राइट। तो बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए जा रहे हैं। नाउ दे मे एंटर अ होस्ट कंट्री विदाउट मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। तो अगर आप लीगल तरीके से नहीं जा रहे हो तो आप इमाइग्रेंट कहलाओगे। जैसे बांग्लादेश रिफ्यूजीज हैं, या मैक्सिकन जो एंटर करते हैं आपके यूएसए, हेंस रेफर्ड एज इलीगल माइग्रेंट्स, उनको हम इलीगल माइग्रेंट्स कहते हैं। आपने डोंकी मार के जाना सुना होगा। ठीक है, कि आप प्रॉपर वे से नहीं जा रहे हो, आप वीजा वगैरह लगा के नहीं जा रहे हो, आप इलीगल तरीके से जा रहे हो, तो आप इलीगल इमाइग्रेंट्स हैं। और इमाइग्रेंट्स जो होते हैं उनके ऊपर कौन सा कानून लगता है? जिस कंट्री में वो जा रहे हैं उस कंट्री के लॉज उन पे लागू होते हैं। दे आर सब्जेक्टेड टू द लॉज ऑफ द होस्ट कंट्री। माइग्रेंट्स कौन है फिर? माइग्रेंट्स वो लोग हैं जो बेसिकली अब अपनी कंट्री से, जो उनका कंट्री ऑफ ओरिजिन है ना, उससे बाहर रह रहे हैं।
और जो बेसिकली असाइलम या फिर रेफ्यूजी की कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो पर्सन स्टेइंग आउटसाइड देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन, इंडिया मेरा ओरिजिन है लेकिन मैं रही कहीं और नहीं रही हूँ, तो माइग्रेंट हूँ मैं, ठीक है, मैं माइग्रेट करके आई हूँ, अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में रहने आई। असाइलम सीकर, अब असाइलम कौन है? रिफ्यूजीज जो बेसिकली इंटरनेशनल प्रोटेक्शन मांगते हैं बट हुज क्लेम फॉर रिफ्यूजी स्टेटस हैज नॉट बीन डिटरमाइंड, लेकिन उनका भी स्टेटस जो रिफ्यूजी स्टेटस है उसको डिटरमाइन नहीं किया है, उनको हम असाइलम सीकर कहते हैं कि भाई वो इंटरनेशनल प्रोटेक्शन मांग रहे हैं, ऐसे रिफ्यूजीज को प्रोटेक्शन मांग रहे हैं। समवन हु रिक्वेस्ट फॉर अ सेंचुरी हैज गेट नॉट बीन प्रोसेस्ड बाय यूएन HCR, ठीक है। एग्जाम्पल तस्लीमा नसरीन, ठीक है, आपकी शेख हसीना, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं असाइलम सीकर के। सिटीजनशिप, सिटीजन, सिटीजन कौन होगा? तो रेजिडेंट ऑफ अ लैंड, इंडिया की मैं रेजिडेंट हूं, मैं रहने वाली हूँ, मेरे पास सारे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स हैं स्टेट द्वारा जो भी ग्रांटेड है, तो मैं क्या कहलाऊंगी? मैं जो है रेजिडेंट कहलाऊंगी कि मैं इस पर्टिकुलर टेरिटरी की रेजिडेंट हूँ। दे आर कन्फर्ड विद सर्टेन फंडामेंटल, कुछ मौलिक और नेचुरल राइट्स होते हैं सिटीजन के, एंड वो ऑब्लाइज है, ये उनकी ड्यूटी है, ये उनकी ऑब्लिगेशन है कि वो ड्यूटीज को फुलफिल करें। दे आर ऑब्लाइज टू फुलफिल सर्टेन ड्यूटीज, कि भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी ड्यूटी है कि मैं अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य निभाऊं एज अ सिटीजन। अब इलीगल माइग्रेंट्स, अगर इलीगल माइग्रेंट्स की बात करूं तो एज पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 यहां पे कहता है कि फॉरेनर जो इंडिया में घुसा है बिना किसी वैलिड पासपोर्ट के या फिर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के या दूसरे डॉक्यूमेंट्स के और अथॉरिटी के जो प्रिस्क्राइब्ड है अंडर एनी लॉ इन दैट बिहाफ, या फिर कोई एक ऐसा पर्सन जो वैलिड पासपोर्ट या अदर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के साथ तो है या अदर डॉक्यूमेंट्स प्रिस्क्राइब जो है बाय लॉ उसके साथ तो है बट रिमेन्स इन दी कंट्री, अब उसका वीजा एक्सपायर हो गया बट फिर भी वो रह रहा है, ठीक है। तो दो तरीके से यहाँ पर डिस्क्राइब किया आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 में कि एक इलीगल माइग्रेंट कौन है? कोई एक ऐसा फॉरेनर जो इंडिया में आया है इलीगल तरीके से, बिना कागजात के, ना बिना वीजा के, ना प्रॉपर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, कुछ नहीं है, या फिर एक ऐसा पर्सन जिसके पास वैलिड पासपोर्ट तो है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स भी है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स जो प्रिस्क्राइब्ड है अथॉरिटी द्वारा वो भी है, लेकिन अभी उसका टाइम खत्म हो गया यहाँ रहने का, इंडिया में रहने का, बट फिर भी अभी वो कंट्री में रह रहा है, तो वो आपका इलीगल माइग्रेंट है। तो आपका जो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 है, ये डिफाइन करता है इलीगल माइग्रेंट के कंसेप्ट को, हु कुड बी इम्प्रिजन और डिपोर्टेड, जिसको आप, अगर आपको पता लग गया है कि ये इलीगल इमाइग्रेंट है तो उसको आप डिपोर्ट कर सकते हो, वापस भेज सकते हो, या फिर उसको जेल में भी बंद कर सकते हो। इट स्टेट्स दैट इलीगल माइग्रेंट कैन नॉट ऑब्टेन सिटीजनशिप, ठीक है, आपको न्यूट्रलाइजेशन के थ्रू तो सिटीजनशिप नहीं मिलने वाली, ना ही रजिस्ट्रेशन के थ्रू मिलने वाली है, इवन इफ आप इंडिया में रह चुके हो 7 साल के लिए, फिर भी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, इलीगल माइग्रेंट को। It was repealed, it also repealed the provision of Commonwealth citizenship, which was originally provided by the Act of 1955. तो जो Commonwealth citizenship थी ना, उसको भी बेसिकली अब रिपील कर दिया है इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 ने, जो ओरिजिनली आपको प्रोवाइड करती थी ना 1955 में, उस कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप के कंसेप्ट को, प्रोविजंस को भी यहाँ पे रिपील कर दिया गया है, राइट। तो कुछ इस तरीके के अलग अलग टर्म्स हैं कि भाई आप दूसरे कंट्री से इलीगल तरीके से रहोगे आकर, बिना डॉक्यूमेंट्स के, बिना पासपोर्ट के, बिना वीजा के, तो फिर आप इलीगल माइग्रेंट कहलाओगे, ठीक है। नाउ इंडियन सिटीजनशिप की बात करते हैं। भाई इंडियन सिटीजनशिप और जो सिटीजनशिप का ये पूरा कंसेप्ट है, ये इसके रिस्पेक्ट में, सिटीजनशिप के रिस्पेक्ट में पार्लियामेंट के पास पावर है लॉ बनाने की। वाई? बिकॉज सिटीजनशिप आपका फॉल करता है यूनियन लिस्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड दिस लाइज अंडर एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट उस पर ही कानून, पार्लियामेंट उस पर कानून बना सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहीं पे भी डिफाइन नहीं करता है कि सिटीजन क्या है, बट यहाँ पे प्रोवाइड कर रखे हैं डिटेल्स ऑफ वेरियस कैटेगरी ऑफ पर्सन हु आर इंटाइटल्ड टू बी सिटीजनशिप। लेकिन हमने कुछ आर्टिकल बनाए हैं, जिस आर्टिकल में आपको बता सकते हैं कि कौन इंटाइटल है सिटीजनशिप के लिए, इंडिया की सिटीजनशिप के लिए। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब करता है, डिफाइन करता है हु वुड बी कंसीडर्ड द सिटीजन ऑफ इंडिया, कि किसको हम कंसिडर करेंगे
इस देश का नागरिक फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 से कौन देश का नागरिक कहलाएगा, इसके रिस्पेक्ट में आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपरली एक्सप्लेन करता है, बताता है। ये फॉल करता है आपके पार्ट 2 में, जहां आर्टिकल 5 से लेके 11 तक बात करते हैं सिटीजनशिप की। तो यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 5 से लेके 11 डील करता है सिटीजनशिप के प्रोविजन से। पार्ट 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फोर्स में आया आपका 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, द डे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड फॉर परमानेंट लॉज, कोई सिटीजनशिप को लेके परमानेंट लॉज नहीं है, एंड दैट इज व्हाई एब्सोल्यूट जो है एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। तो यहाँ पे क्योंकि कोई एब्सोल्यूट लॉ नहीं है सिटीजनशिप पे, लीविंग द लॉ टू बी रेगुलेटेड बाय द पार्लियामेंट, कि भाई पार्लियामेंट इस पे लॉ बनाएगा जब भी जरूरत पड़ेगी। एक एक करके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को देखते हैं। तो पार्ट 2 में आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 प्रिस्क्राइब कर रहा है, डिफाइन कर रहा है क्राइटेरिया इंडियन सिटीजनशिप का। तो जो भी आपके डोमिसाइल हैं या पैदा हुए हैं देश इंडिया में, वेयर गिवन सिटीजनशिप ईदर ऑफ हुज पेरेंट्स आर बोर्न इन इंडिया, किसी के पेरेंट्स बोर्न हुए उनको भी सिटीजनशिप मिली है, वर कंसीडर्ड सिटीजनशिप, या एनीवन हु हैज बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंट फॉर मोर देन 5 years, या जो 5 साल से ज्यादा रह रहा है देश में, उसको हमने कह दिया है कि भाई तुम देश के नागरिक हो। सिंपल सा। ठीक है, आर्टिकल 6 क्या कहता है? आर्टिकल 6 बेसिकली प्रिस्क्राइब कर रहा है क्लॉजेस टू पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। तो जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आ गए वो भी कब कहलाएंगे इंडियन सिटीजन? तो जो भी कोई माइग्रेट किया है इंडिया में बिफोर इन 19th July 1949 would become the Indian citizenship either if either of their parent or grandparent were born in India। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो भी भाई इस तारीख से पहले माइग्रेट हो गया है, इस तारीख के बाद जो भी लोग आपके माइग्रेट हो गए इंडिया आ गए हैं, वो आपके सिटीजन कहाँ के हैं? इंडिया के। उनके कोई भी माता पिता, उनकी दादी बाबा कोई भी यहाँ इंडिया में पैदा हुए हो तो वो क्या कहलाएंगे? इंडिया के सिटीजन कहलाएंगे। आर्टिकल 7 बात करता है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान आफ्टर 1 मार्च 1947। बट वो गए तो थे, वो गए पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान से वापस आ गए, ठीक है, बट रिटर्न बैक टू इंडिया विद एन इंटेंशन टू लिव परमानेंटली। ठीक है, तो उनको भी सिटीजनशिप का राइट है, वो भी सिटीजन कहलाएंगे आपके देश के, इंडिया के। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि भाई राइट है सिटीजनशिप का सर्टेन माइग्रेंट्स को, जो माइग्रेट पहले वो यहीं रह रहे थे, फिर वो पाकिस्तान चले गए, फिर वो पाकिस्तान से वापस आ गए इंडिया कि हम भाई परमानेंटली इंडिया में रहेंगे, तो वो देश के नागरिक कहलाएंगे, सिटीजन कहलाएंगे इंडिया के। आर्टिकल 8 प्रोवाइड करता है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्संस ऑफ इंडिया ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, कि भाई कुछ लोग ऐसे हैं जो बेसिकली जिनका ओरिजिन तो इंडिया में हुआ है लेकिन वो देश के बाहर रह रहे हैं, कंट्री के बाहर रह रहे हैं, यूएसए वगैरह में रह रहे हैं, तो वो भी आपके क्या कहलाएंगे? इंडियन सिटीजन कहलाएंगे। ठीक है, आर्टिकल 9 बात करता है लॉस ऑफ सिटीजनशिप ऑफ अ पर्सन हु हैव एक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट। तो अगर आपने किसी फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप एक्वायर कर लिया, आप कनाडा की सिटीजनशिप एक्वायर कर लिए, तो फिर आप अपनी सिटीजनशिप को खो बैठोगे। ठीक है, नाउ आर्टिकल 10 बात करता है कि सिटीजनशिप को लेके लॉ बनाने की किसके पास पावर है? पार्लियामेंट के पास। तो पार्लियामेंट्री प्रोविजंस रिलेटेड टू योर सिटीजनशिप, कि भाई पार्लियामेंट ही लॉ बनाएगा जब भी कोई भी सिटीजनशिप पे कानून बनाने की बात आएगी, तो क्योंकि वो यूनियन लिस्ट में फॉल करता है तो उस पर पार्लियामेंट लॉ बनाएगा। आर्टिकल 11 बात करता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजंस फॉर एक्विजिशन और टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप स्टेटस, कि भाई जरूरत पड़ने पे आपकी एक्वायर की जा सकती है, आप एक्वायर कर सकते हो सिटीजनशिप, या फिर आपकी सिटीजनशिप को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। और ये पावर भी किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। पावर टू मेक प्रोविजंस, वो प्रोविजंस बना सकती है एक्वायर करने के और टर्मिनेट करने के सिटीजनशिप्स को। ठीक है, अब बात यह है कि भाई सिटीजनशिप मिलती कैसे है, एक्वायर कैसे होती है? तो सिटीजनशिप के एक्विजिशन के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं दे रखा है, वो दे रखा है आपका सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। कहता है कि आप बाय बर्थ एक्वायर कर सकते हो, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय न्यूट्रलाइजेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, कोई टेरिटरी हमने इनकॉर्पोरेट कर ली है। ठीक है, बाय बर्थ देखते हैं, कोई भी पर्सन जो पैदा हुआ है
ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 बट बिफोर 1 जुलाई 1987 इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेशनैलिटी ऑफ पेरेंट, वो आपका क्या कहलाएगा, बाय बर्थ वो सिटीजन कहलाएगा देश का, इंडिया का। अगर आपका जन्म हुआ है आफ्टर जुलाई 1987, अ पर्सन इज अ सिटीजन ओनली इफ ही ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स वर सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ और हर बर्थ। ठीक है, तो जब आप पैदा हुए तो आपके कोई भी पेरेंट इंडिया के रहने वाले हैं तो आपके पास इंडियन की सिटीजनशिप मिलेगी अगर आप पैदा हुए हो 1987 के बाद। अगर कोई पैदा हुआ है आफ्टर या फिर 3 दिसंबर को, 3 दिसंबर 2004 को या इसके बाद, तो पर्सन सिटीजन कहलाएगा ओनली इफ बोथ ऑफ हिज पेरेंट्स वर सिटीजन एट द टाइम ऑफ हिज और बर्थ। ठीक है, इस सिचुएशन में अगर आप 3 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुए हो या इस दिन हुए हो या इसके बाद हुए हो, तो आपके दोनों पेरेंट्स अगर सिटीजन हैं इंडिया के, रहने वाले हैं इंडिया के, तो फिर आप भी क्या कहलाओगे, इंडियन सिटीजन कहलाओगे। तो दिस इज बाय बर्थ कि कैसे जन्म से आप देश के नागरिक कहलाते हो। बाय डिसेंट, पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया, आप पैदा बाहर हुए हो, इंडिया के बाहर हुए हो, ठीक है, ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 बट बिफोर 10 दिसंबर 1992 ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स वर इंडियन। तो यहाँ पे कह रहा है 1992 से पहले आपका कोई भी एक माता पिता जो है वो देश का नागरिक है, तो आप बाय डिसेंट नागरिक कहलाओगे देश के। पर्सन बॉर्न हुआ है बाहर इंडिया के, बट 10 दिसंबर 1992 को पर्सन जो है वो 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद बाहर पैदा हुआ है देश के, बट 3 दिसंबर 2004 से पहले ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स फॉर इंडियन सिटीजन बाय बर्थ, या आपका कोई भी एक माता पिता बाय बर्थ इंडियन सिटीजन है तो आप भी सिटीजन कहलाओगे। पर्सन जो पैदा हुआ है बाहर इंडिया के ऑन और आफ्टर 3 दिसंबर 2004 हैज टू एक्वायर सिटीजनशिप, तो 2004 के बाद अगर आप पैदा हुए हो तो आपको एक्वायर करनी पड़ेगी सिटीजनशिप। तो उसके माता पिता have to declare that the minor does not hold a passport of another country and his or her birth is registered in Indian consulate within 1 year of the birth। तो यहाँ पे आपको एक्वायर कैसे करोगे आप, आपके माता पिता को ये बात बतानी पड़ेगी, ये डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी कि भाई इस माइनर के पास कोई भी दूसरी कंट्री का पासपोर्ट नहीं है और उसका जन्म हमने यहाँ पे रजिस्टर करा रखा है इंडिया में, पैदा होने के 1 साल के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। ठीक है, तो बाय डिसेंट इस तरीके से आप एक्वायर कर सकते हो सिटीजनशिप एज पर द सिटीजनशिप एक्ट 1955। नेक्स्ट इज बाय रजिस्ट्रेशन, तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट फॉर 7 years हु आर पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, तो वो आपके बाय रजिस्ट्रेशन यहाँ पे क्या है, सिटीजनशिप उन्होंने एक्वायर कर लिया है। या आपकी शादी हो गई है किसी भी देश के नागरिक के, तो भारतीय नागरिक के साथ शादी हो गई और आप इंडिया में रह रहे हो 7 साल के लिए, तो आप बाय रजिस्ट्रेशन क्या हो, सिटीजन हो गए हो। Registered as overseas citizen of India for 5 years and residing in India for 12 months before such an application, तो उस एप्लीकेशन से 12 महीने पहले आप इंडिया में रह रहे हो और आपने अप्लाई कर रखा है, रजिस्टर कर रखा है ओवरसीज सिटीजनशिप के लिए, सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए 5 साल की। ठीक है, तो उस केस में बाय रजिस्ट्रेशन आप क्या हो, सिटीजन हो। नेक्स्ट कहता है माइनर चिल्ड्रेन ऑफ पर्सन्स हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर कोई, मैं देश की नागरिक हूँ तो मेरा माइनर चाइल्ड जो है, जो बच्चा जो है वो आपका क्या कहलाएगा, सिटीजन कहलाएगा। बाय न्यूट्रलाइजेशन कैसे आप एक्वायर करते हो, तो अगर आप रह चुके हो इंडिया में फॉर एटलीस्ट 4 years and 12 months प्रिसाइडिंग एप्लीकेशन ऑफ सिटीजनशिप फॉर द कैटेगरी अंडर सिटीजनशिप एक्ट 2019, तो उस केस में आप सिटीजन कहलाओगे। अगर आपका गुड कैरेक्टर है, अगर आपने एक एडुकेट नॉलेज है लैंग्वेज की फ्रॉम शेड्यूल 8 और इंटेंट है आपका इंडिया में रहने का और आप कंटिन्यू करना चाहते हो, रहना ही चाहते हो इंडिया में, तो उस केस में बाय न्यूट्रलाइजेशन आप जो है एक्वायर कर सकते हो सिटीजनशिप को। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, तो कहता है अगर कोई नई टेरिटरी इंडिया का पार्ट बन गई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल स्पेसिफाई द पर्सन ऑफ दैट टेरिटरी, उस टेरिटरी के जितने भी पर्सन होंगे उनको अब वो क्या कहलाएंगे, क्योंकि हमने वो टेरिटरी एक्वायर कर ली तो हम कहेंगे कि उस टेरिटरी के जितने भी रहने वाले लोग हैं वो अब क्या हो गए हैं, इंडियन सिटीजन हो गए हैं, वो इंडियन सिटीजन कहलाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आप एक्वायर करते हो बेसिकली सिटीजनशिप। नाउ कैसे आप लूज करते हो अपनी सिटीजनशिप को, तो एक तो है कि भाई आपने जानबूझ के भाई आपने सिटीजनशिप गवा दी, या फिर इनवॉलेंट्री जानबूझ के नहीं गवाई है। तो जानबूझ के गवाई तो आपने डिक्लेयर कर दिया, रेनंसिएशन कर दिया है कि भाई मैं को इंडिया का सिटीजन मैं नहीं हूँ, या फिर आपने टर्मिनेट कर दिया। और इनवॉलेंट्री मतलब आपको डिप्राइव कर दिया है कि अब आप देश के नागरिक नहीं कहलाओगे। वॉलेंट्री तरीका देखो कि भाई जब जहां से आपने स्व इच्छा से डिक्लेयर कर दिया है या रिनाउंस कर दिया है कि भाई मैं देश का नागरिक नहीं हूँ,
कोई भी पर्सन जो बेसिकली सिटीजनशिप होल्ड कर रहा है इंडिया की अलॉन्ग विद सम अदर कंट्री, दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप भी है, और तो वो रिनाउंस कर सकता है अपनी सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिनाउंसिएशन, कि भाई मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कि मैं देश की नागरिकता को छोड़ रहा हूँ, ठीक है। माइनर ऑफ दैट पर्सन, उस पर्सन का जो माइनर बच्चा होगा, also loses citizenship though after 18 years of age he may resume his or her citizenship। तो वो क्योंकि वो माइनर है तो उसके माँ बाप अगर रिनाउंस कर रहे हैं तो उस बच्चे की भी रिनाउंस हो जाएगी। वो बात अलग है कि 18 साल के बाद वो आके दोबारा से रिज्यूम कर सकता है अपनी सिटीजनशिप को, सब वॉलंटरी तरीके से वो लूज कर रहा है अपनी सिटीजनशिप। नेक्स्ट इज योर termination. As soon as an citizen of India voluntarily acquires the citizenship of another country, जब आप सो अच्छे से दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेते हो, द प्रोविजन डज नॉट अप्लाई ड्यूरिंग द वॉर। तो ये टर्म तो आपकी टर्मिनेट हो जाती है बेसिकली सिटीजनशिप, लेकिन ये प्रोविजन आपका जब वॉर चल रहा होता है तब एप्लीकेबल नहीं होता। इनवॉलंटरी तरीके से कैसे आप लूज करते हो अपनी सिटीजनशिप, तो डिप्राइवेशन यानी कि डिप्राइव कर दिया है आपको। अगर कोई सिटीजन ने एक्वायर किया है बाय फ्रॉडलेंट मीन्स, अगर आपने फ्रॉड से या फ्रॉडलेंट मीन से एक्वायर करी है सिटीजनशिप, या फिर अगर सिटीजन हैज शोन डिसलॉयल्टी, या आपने किस तरीके का डिसअफेक्शन टुवर्ड्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या डिसलॉयल्टी दिखाई है, तो आपकी टर्मिनेट कर दी जाएगी सिटीजनशिप। इफ द सिटीजन हैज अनलॉफुली ट्रेडेड और कम्युनिकेटेड विद द हॉस्टाइल कंट्री ड्यूरिंग वॉर, तो किसी हॉस्टाइल कंट्री से आपने वॉर के दौरान पर ट्रेड कर लिया है अनलॉफुल तरीके से या फिर कम्युनिकेट कर लिया है, तो फिर आप जो है आपकी सिटीजनशिप छीन ली जाएगी। या फिर आप 7 साल से ज़्यादा इन कंटिन्यूएशन किसी दूसरी कंट्री में रह लिए हो, या फिर आपको जेल हो गई है किसी भी कंट्री में फॉर 2 years विद इन 5 years ऑफ रजिस्ट्रेशन और न्यूट्रलाइजेशन। 5 साल का रजिस्ट्रेशन आपने केस में 2 साल आपको कंटिन्यूसली जेल हो गई है, तो उस केस में आपकी सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर दिया जाएगा, आपको डिप्राइव कर दिया जाएगा इंडियन सिटीजनशिप से। नाउ डेमोग्राफिक प्रोफाइलिंग इन इंडिया, देखो हमारे देश में कैसे डेमोग्राफिक प्रोफाइलिंग होती है। सेंसस के बेसिस पे, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के बेसिस पे, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के बेसिस पे, और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी, जिसको हम आधार कहते हैं, उसके बेसिस पे। सेंसस क्या होता है? नाउ हम बेसिकली पॉपुलेशन को कंट्री के देखते हैं, ठीक है। हर 10 साल के बाद हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारे देश की कितनी पॉपुलेशन है। तो इनुमरेशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ कंट्री कंडक्टेड एट इंटरवल ऑफ 10 years, लीगली बैक्ड बाय द सेंसस एक्ट 1948। जो सेंसस एक्ट है उससे इसकी लीगल बैकिंग भी है। फर्स्ट सेंसस आपका हुआ था लॉर्ड मायो के टाइम पे, ठीक है, 1872 में, ठीक है। और एक फर्स्ट सिंक्रोनोसिस सेंसस हुआ था आपका लॉर्ड रिपन के टाइम पे 1881 में। सेंसस 2021 का विल बी द 16th सेंसस एंड 8th सेंसस पोस्ट इंडिपेंडेंस, और आजाद होने के बाद आपके 8 सेंसस हुए हैं अब तक। फॉर 2021 census, government has made NPR mandatory, allowing citizen to self enumerate, कि आप सेल्फ इन्यूमरेट कर सकते हो, तो यहाँ पे अलाउ कर दिया है और एनपीआर को बेसिकली मैंडेटरी कर दिया है। नाउ एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, रिकॉर्ड ऑफ यूजुअल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, की यूजुअली कौन कौन रहता है उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन कर रखा है इस एनपीआर में। इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी यूजुअल सिटीजन ऑफ इंडिया टू रजिस्टर इन एनपीआर, हर किसी के लिए मैंडेटरी है कि वो उस रजिस्टर में अपना नाम लिख पाए। प्रिपेयर्ड बाय लोकल, सब डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रिपेयर की जाती है अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955 एंड सिटीजनशिप रूल 2003 के अंदर ये रजिस्टर जो है बेसिकली मेंटेन किया गया है। एक तरीके का डेटाबेस है जहाँ पे नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो है वो मेंटेन किया जाता है बाय द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया मोहा, ठीक है। और यहाँ पे एक तरीके से आपके पास बायोमेट्रिक डिटेल्स मिलती हैं और पूरा डेमोग्राफिक का आइडिया आपको मिलता है, पूरी प्रोफाइलिंग होती है यहाँ पे इस रजिस्टर में, राइट। नेक्स्ट इज योर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। अगर एनपीआर की हम आगे बात करें तो इसको प्रिपेयर किया था 2011 सेंसस में और उसको अपडेट किया गया है 2015 में मोबाइल नंबर और आधार कार्ड, राशन कार्ड के नंबर के साथ। 2020 इलेक्शन एनपीआर जो आया है 2020 का, उसमें रिस्पोंडेंट विल हैव टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ द स्टेट। आपको स्टेट का नाम लिखना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, किस जगह आपके पापा का या मदर का जन्म हुआ था इंडिया में वो मेंशन करना है, और साथ में आपको मेंशन करना है कंट्री का नेम अगर आप इंडिया में पैदा नहीं हुए हो तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स भी ऐड ऑन करने को बोला 2020 में,
ठीक है। देन कम्स अ नेशनल रजिस्टर ऑफ क्राइम कि भाई नेशनल रजिस्टर्स ऑफ सिटीजन, ठीक है। तो यहाँ पे इस रजिस्टर में बेसिकली एक वेरीफाइड डिजिटल रजिस्टर है ये, ठीक है। इसमें नाम और डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन है सारे इंडियन सिटीजन की। अब इस रजिस्टर को पहली बार प्रिपेयर किया गया था 1951 सेंसस के बाद, ठीक है, एंड विल अपडेट शॉर्टली। तो यहाँ पे एनसीआर जो है, ये जो नेशनल रजिस्टर है सिटीजन का, उसको पब्लिश किया गया है ओनली वंस इन 1951, उसके बाद उसको पब्लिश नहीं किया गया है। और असम पहला स्टेट बना था इंडिया का जहाँ पे अपडेशन of NRC, that is your National Register of Citizen, happened recently। तो recently अभी आपका जो अपडेटिंग का काम हुआ है वो असम पहला स्टेट है जिसने अपडेट कर लिया है अपना नेशनल रजिस्टर सिटीजन्स का। नेशनल रजिस्टर सिटीजन्स के रिस्पेक्ट पे अगर हम बात करें तो जो भी पैदा हुआ है इंडिया में या जिसके पास इंडियन पेरेंटेज है या जो रिसाइड करता है इंडिया में फॉर एटलीस्ट 11 ईयर्स, वो एलिजिबल है फॉर इंडियन सिटीजनशिप, राइट। तो एनसीआर 1951, इलेक्टोरल रोल 1971 up to midnight of 24th March 1971 are together called as legacy data। इसको हम legacy data के नाम से भी जानते हैं इन सारी तीन चीज़ों को। जब हम इसको एक साथ पढ़ते हैं तो इसको जो है हम क्या कहते हैं, legacy data के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी और आधार। तो एक 12 डिजिट का नंबर अलॉट किया गया, हर किसी के पास आधार कार्ड होगा, आप जानते होंगे। तो यहाँ पे इट इज इशूड बाय यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू द इंडियन रेजिडेंट के पास ही आपको आधार देखने को मिलेगा। रजिस्ट्रेशन होता है विद योर यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी वॉलंटरीली। आधार इज नॉट अ प्रूफ ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। आधार कार्ड जो है आपके पास, ये कोई प्रूफ नहीं है आपके पास इंडियन सिटीजनशिप है, बट इसमें बेसिकली इंडियंस का बायोमेट्रिक डेटा सारा इकट्ठा कर रखा है। तो इट कंप्राइज ऑफ इंडिविजुअल्स बायोमेट्रिक डेटा कि भाई मेरा पूरा डेटा आपको उस आधार कार्ड में मिल जाएगा, मेरा इंडिविजुअल का बायोमेट्रिक जो है डेटा स्टोर किया जाता है इस आधार कार्ड में, ठीक है। नाउ इंडिया और इंडियंस ऑन फॉरेन लैंड, अगर इंडियन कोई फॉरेन लैंड पे है तो उसको एनआरआई कहते हैं हम, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, या फिर आप उनको पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन के नाम से भी जान सकते हो, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। अब ये होता क्या है, एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई कहता है किसे है। तो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया एनआरआई जो है वो उनका रेजिडेंशियल स्टेटस होता है इंडियन सिटीजन का विद एन इंडियन पासपोर्ट, कि उनके पास इंडियन पासपोर्ट है लेकिन वो रहते कहाँ पे, फॉरेन कंट्री में रहते हैं, किसी काम के पर्पस के लिए, ऑक्यूपेशन के पर्पस के लिए या फिर एजुकेशन के पर्पस के लिए। तो अगर आप किसी दूसरी कंट्री में पढ़ने जा रहे हो, एजुकेशन लेने जा रहे हो, काम करने जा रहे हो, तो आप एनआरआई हो। सारे बेनिफिट जो अवेलेबल होते हैं आपके इंडियन सिटीजन को वही मिलते हैं उन एनआरआईज को भी, सब्जेक्ट टू द नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट। अब उस पर अगर कुछ सरकार ने नोटिफाई कर रखा है तो बात अलग है, अदरवाइज सिमिलर राइट्स मिलते हैं, सिमिलर बेनिफिट्स मिलते हैं जो इंडियन सिटीजन को मिलते हैं वही आपके एनआरआईज को मिलते हैं। नाउ पीपल ऑफ इंडिया इंडियन ओरिजिन, अब ये पीआईओ क्या है कि आइडेंटिफिकेशन स्टेटस प्रोवाइड किया गया है टू अ पर्सन हु इज ईदर और बोथ ऑफ देयर एंसेस्टर वर परमानेंट इंडियन सिटीजन। कोई एक या उनका कोई पूर्वज एंसेस्टर एक या फिर दोनों ही जो है इंडियन परमानेंट इंडियन सिटीजन है। तो यहाँ पे बेसिकली जो पीपल ऑफ, तो उनको हम क्या कहेंगे भाई, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन कहेंगे। तो पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन इज अ पर्सन होल्डिंग वैलिड सिटीजनशिप एंड पासपोर्ट ऑफ अनदर कंट्री, कि आपके पास दूसरे कंट्री की वैलिड सिटीजनशिप है और पासपोर्ट है। अब ये जो पीआईओ स्कीम है बेसिकली इसको लॉन्च किया गया था इन द ईयर 1999। तो पीआईओ कार्ड दिए गए थे उन सारे पर्सन को जो ये प्रूफ कर सकें कि उनका ओरिजिन, जो उनके एंसेस्टर है वो बेसिकली द डिसेंडेंट अप टू 3 जनरेशन वो परमानेंट इंडियन सिटीजन है। तो अगर वो ये प्रूफ कर देते हैं तो उनको पीआईओ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन का कार्ड मिल जाता है। तो पाकिस्तानी और बांग्लादेशी एलिजिबल नहीं है इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेशली लिखा हुआ है कि भाई पाकिस्तानी या फिर जो बांग्लादेशी हैं वो इस कार्ड के लिए ही एलिजिबल नहीं है, वो सिटीजन जो है वो एलिजिबल ही नहीं है इसके लिए, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाने के लिए। और जनरली ये वैलिड है टिल 31 दिसंबर 2021, ठीक है। तो ये एक टाइम तक की वैलिड था, 31 दिसंबर 2021 तक बेसिकली ये वैलिड था। तो जो पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन है वो उनके पास एक कार्ड होता है, जैसे मैंने आपको बताया, द कार्ड स्कीम हैज बीन विड्रॉन बाय द गवर्नमेंट। अब सरकार ने इस स्कीम को विड्रॉ कर लिया है, पहले ही हुआ करता था, ठीक है। एंड इसको अब मर्ज कर दिया है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के साथ, ओसीआई कार्ड के साथ विद रिस्पेक्ट टू 9 जनवरी 2015। नाउ ऑल द पीआईओ
जो पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन है, उनको बेसिकली अब वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो अब उनको मर्ज कर दिया है, उनको ओवरसीज सिटीजन ही कहते हैं। PIO का जो कार्ड है उसको हटा दिया गया है, खत्म कर दिया गया उसको। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की स्कीम को लॉन्च किया गया था 2006 में। OCI कार्ड दिए गए थे उन सारे फॉरेन नेशनल्स को जो एलिजिबल हैं इंडिया में सिटीजन बनने के लिए, ऑन और आफ्टर एनी टाइम 26 जनवरी 1950 के बाद, या फिर बिलोंग करते हैं टेरिटरी को दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर 15 अगस्त 1947। पार्टीशन के बाद जो भी हमारा इंडिया में आ गया उससे बिलोंग करते हैं, वो बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं एक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड के लिए। ठीक है, OCI कार्ड के लिए वो बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये OCI कार्ड उन सारे फॉरेन नेशनल्स को प्रोवाइड किया है जो एलिजिबल हैं, जो बन सकते हैं इंडिया में सिटीजन। इवन माइनर्स एलिजिबल हैं आपके, बट पर्सन मस्ट नॉट बी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और बांग्लादेश। लेकिन अगर आप पाकिस्तान या बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं तो फिर आप एलिजिबल नहीं है इस ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की कैटेगरी में आने के लिए। तो पर्सन जो रजिस्टर है आपका OCI कार्ड होल्डर अंडर सेक्शन 7A ऑफ इंडियन सिटीजनशिप एक्ट, तो पर्सन जो है वो अपने आप को रजिस्टर करा सकता है सेक्शन 7A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट के तहत। इंडिया डज नॉट अलाउ डुअल सिटीजनशिप। इंडिया में डुअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट नहीं है, हम सिंगल सिटीजनशिप को फॉलो करते हैं। बट यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है कुछ सर्टन बेनिफिट्स अंडर सेक्शन 78 क्लॉज 1 ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो यहाँ पे जो ये ओवरसीज सिटीजन हैं इंडिया के, वो बेसिकली परचेज कर सकते हैं लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड को छोड़ के, परस्यू कर सकते हैं प्रोफेशन लाइक मेडिसिन, लॉ, आर्किटेक्चर एंड अकाउंटेंसी इन इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑन पार विद NRIs। तो NRIs के बराबर में ही यहाँ पे ये सारे कोर्सेज वो इंडिया में कर सकते हैं, लैंड परचेज कर सकते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड परचेज नहीं कर सकते। तो ये कुछ राइट्स आपके ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को दिए हुए हैं। ठीक है, नाउ MOHA मोहा इशूड अ नोटिफिकेशन इन दी ऑन 4 मार्च 2021, जिसके तहत अंडर सेक्शन 7B ऑफ सिटीजनशिप एक्ट क्लासिफाइज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया एज फॉरेन नेशनल्स। उनको जो है फॉरेन नेशनल्स कह दिया, क्लासिफाई कर दिया है, और बेसिकली उन पे रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दिए हैं और उनके कुछ राइट्स जो हैं, उनकी लिबर्टीज जो है वो कर्टेल कर दिए, कुछ कम कर दिए हैं। स्पेशल परमिट विल बी रिक्वायर्ड। अब स्पेशल परमिशन लेके आने की जरूरत है, तो स्पेशल परमिशन रिक्वायर्ड है बाय देम टू अंडरटेक एनी रिसर्च और जर्नलिस्ट एक्टिविटी। कुछ आपको करना है, जर्नलिस्ट एक्टिविटी करनी है या फिर कुछ रिसर्च करना है, तो आपको उसके लिए स्पेशल परमिट लेनी पड़ेगी। अगर आप OCI कार्ड होल्डर हो तो आप स्पेशल परमिट लेने के लिए यहाँ पे कह दिया गया है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर सिटीजनशिप की सिटीजनशिप एक्वायर कैसे होती है, सिटीजनशिप आप जो है लूज कैसे कर जाते हो वॉलंटरी इनवॉलंटरी तरीके से, सिटीजनशिप के क्या प्रावधान दे रखे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, एट द सेम टाइम सिटीजनशिप एक्वायर कैसे करते हो, ये सारी चीज़ें हमने सिटीजनशिप के बारे में यहाँ पे पढ़ी। इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पार्ट 2 आर्टिकल 5 से लेके 11 तक दिए हुए हैं। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय एंड इन टुडेज सेशन। अगर आप मुझसे अभी तक टेलीग्राम पे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो आप मुझे सर्च कर सकते हैं मेरे नाम से, श्रीमती श्रीवास्तव के नाम से, और आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझसे यहाँ पे कनेक्ट करके मेरी क्लास की अपडेट और नोटिफिकेशन भी पा सकते हैं। अब अगर आपको क्लास की नोट्स डाउनलोड करने हैं तो क्लास के नोट्स आपको मिलेंगे PW के ऐप में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं सारी ही क्लास के नोट्स। आप PW के ऐप में सर्च कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आप सर्च करोगे वहाँ पे आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिलेंगे डाउनलोड करने के लिए। आपको इनरोल करना है फ्री में और फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं सारे नोट्स उस फ्री बैच से। So this was all from my end. I hope you have understood it well. Next class में हम start करेंगे fundamental rights के साथ. So this was all. Thank you so much for joining me in the session. Thank you.